साथियों नमस्कार। पीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं जुलेखा जमीन। जुलेखा जमीन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी बहुत शुक्रिया जी। और साथियों को बताना चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं जुलेखा जमीन जी से बातचीत को शुरू करूं, जुलेखा जमीन जी से मेरा बहुत पुराना और बचपन का नाता है और इनको मैंने अपने बचपन में नाटकों में काम करते हुए, अपनी सक्रिय सामाजिक भागीदारी करते हुए मैंने देखा। और आज ये फातिमा शेख सावित्रीबाई फूले जो संस्थान है, उसमें काउंसलिंग आदि होती है, उस संस्थान से जो जुड़ी हुई हैं उनको हेड करती हैं और काफी कुछ लिखना पढ़ना, एक जानी मानी जर्नलिस्ट तो है ही, बहुत सारे काम कर रही हैं। तो आज उनसे ही हम उनके बारे में और भी बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। तो जमीन जी, थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ पर थी? मेरा शहर और आपका शहर एक ही है। हम दोनों बिलासपुर के हैं और पड़ोसी भी हैं, बहुत करीबी आपका दिखना है, एक ही मोहल्ले के हैं। जी हाँ, तो पैदाइश बिलासपुर की है और उसके बाद पढ़ाई लिखाई, क्योंकि फादर रेलवे में रहे तो रेलवे में हुई पढ़ाई। और हायर एजुकेशन के लिए गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर भोपाल में ग्रेजुएशन और पीजी हुआ मेरा। जी 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 हाँ। और फिर भोपाल में ही उर्दू से फिर मतलब क्या कहा जाए कि हायर एजुकेशन उर्दू मीडियम से किया और इकबाल पे काफी उस पर रिसर्च वर्क किया। और उसी दौरान फिर हम ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क का जो एक चैप्टर था लिटरेसी वाला, जो आम लोगों को पढ़ने का, उसके कांटेक्ट में आए, खासकर भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी के बाद। और फिर वहां से जो चले, समाज में कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट करेंगे और कैसे उन पर साइंटिफिक टेम्परामेंट को लागू किया जाए, क्योंकि जिस तरह से भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी हुई वो दुनिया की बहुत बड़ी जेनोसाइड में से एक है और जो संख्या बताई जाती है उससे बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसके बाद 15 साल मुझे भोपाल रहने का मौका मिला, तो फिर मैंने बहुत करीब से देखा कि बहुत सारे झूठ थे उसमें। मौतों की तादाद तो खैर बहुत ज्यादा थी ही थी, लेकिन आज भी वहां पर उस वक्त में जिन लोगों ने जो गैस विक्टिम रहे हैं वो आज भी सही स्वस्थ नहीं है और आज भी बच्चे बहुत ही बुरे हाल में पैदा हो रहे हैं, अपंग पैदा हो रहे हैं, डिसेबल पैदा हो रहे हैं। और ये सारा कुछ रहा है। और तो उसकी सारी आगे की कहानी सबको पता है कि एक बहुत बड़े वकील जो बहुत बड़े हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अब उसको एंडरसन को माफ कर देना चाहिए क्योंकि बहुत साल हो गए इसको। तो कुछ नहीं किया जा सकता पूंजीवाद का और उसकी बर्बरता का। भोपाल आज भी भुगत रहा है। और उसके बाद फिर भोपाल से फिर वापस छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो वापस छत्तीसगढ़ आए कि अपने स्टेट में काम करना है, क्योंकि भोपाल से तो छत्तीसगढ़ बहुत दूर था और खासकर बस्तर और सरगुजा तो बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर, रायगढ़, जशपुर। जी हाँ, तो लगा कि नहीं, अपने साथ ही काम करना है। तो क्योंकि शुरू से था ही कि गांव की जिंदगी हमने देखी 90s में, 93-4 में मैंने पहली बार गांव देखा जब AIPCN से जुड़ने के बाद। तो तब समझ में आया कि ये दुनिया तो बिल्कुल अलग है। जिस दुनिया में हम सांस लेते हैं हमें लगता था यही दुनिया होती है, वो गांव की दुनिया अलग थी। फिर उसके बाद में जातिगत जो भेदभाव हुआ वो समझ में आया कि क्या होता है, वरना तो हम जानते भी नहीं थे कि SC और ST भी कुछ होता है, ये हमें पता नहीं था। हालांकि उसी मोहल्ले में रहते थे, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं जानते थे। तो वो फिर 90s के बाद ये पता लगा। और फिर जो मेरे जो पहले राजनीतिक गुरु रहे हैं वो डॉक्टर लाखन सिंह जी थे। फिर लाखन सिंह जी ने मेरे सवालों, बहुत सारे सवाल उठते थे गांव के, जब हम हालात देखते थे, जब लोग बताते थे किस तरह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस तरह वायलेंस हो रहा है, तो तब मैं सवाल पूछती थी उनसे, क्योंकि उस वक्त मैं शायद उम्र में सबसे छोटी थी, क्योंकि वहां सब सीनियर लोग हुआ करते थे। तो तब वो मुझे समझाते थे। फिर बहुत सी किताबें उन्होंने पढ़ने के लिए थी। और फिर शायद 98-99 में मैंने पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा।
संविधान को जाना, संविधान को फिर समझा, क्योंकि सवाल मेरे इतने होते थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है तुम संविधान का प्रियम्बल तो और समझ में ना आए, वो जिस तरह की हिंदी है वो तो बस की थी नहीं। फिर धीरे धीरे चीजें पढ़ानी शुरू की गई। फिर राहुल को पढ़ाया, मुझे राहुल सांकृत्यायन को, भागो मत दुनिया को बदलो। फिर माँ पढ़ी मैंने मैक्सिमम गोर्की की, ठीक है। फिर इसके बाद जी हाँ, फिर उसके बाद में 90s खत्म होने के पहले ही मतलब कहा जाए कि सिमोन द बोवार पढ़ी। फिर उसमें भारत की नजर से उसको देखा तो वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन था वो तो बिल्कुल बहुत करीब करीब का था कि अड़ोस पड़ोस में चीजें देखते थे। फिर उसके बाद में जो है जब नई सदी आई तो नई सदी में जो है फिर लगा कि जब इतना सब कुछ है तो एज ए जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से और एक तरह से अपर कास्ट से आती हूँ, तो वहां तो इतना सारा है, वो कुरान में ही कुछ नहीं है, कैसा मजहब है। तो फिर डॉक्टर असगर अली इंजीनियर जो दो मेरे दूसरे उस्ताद जो हुए, दूसरे जो राजनीतिक और सामाजिक गुरु हुए, मैं तो उनको मेरे अपने रिलीजन मतलब जिस इस्लाम से डॉक्टर असगर अली इंजीनियर ने मेरा परिचय कराया उससे तो शायद मुझे लगता अभी भी कम से कम भारत के लोग तो नहीं वाकिफ है। अच्छा, मैं अपनी बात नहीं करूं, भारत के लोग भी नहीं वाकिफ है। तो फिर मैंने कुरान को पढ़ना तो मैं बचपन से ही शुरू कर दिया था, काफी सारा कुछ पढ़ा था। जब मदरसे से हम पहली क्लास में आए तो हमारे को कई सूरे याद थी, मतलब कई चैप्टर जबानी याद थे, लेकिन उसका मतलब क्या है ये हम नहीं जानते। उसके मतलब को जानने की शुरुआत हुई 2005 से। और फिर जो ये काउंसलिंग सेंटर की जो आप बात कह रहे हैं, जो जिस सेंटर से मैं जुड़ी हुई हूँ, फिर धीरे धीरे 2000 करीब 15-16 के बाद 15-16 नहीं, कम से कम 13-14 में रजनी तिलक ने मुझे फातिमा शेख से इंट्रोड्यूस कराया। और फिर 17 में जो दलित विमेन स्पीक आउट जो इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में, वहां जाके पता लगा कि जो पहली किताब आई इसमें मराठी में इतिहास गढ़ेला, ये मराठी में थी। इसको पवार ताई ने लिखा था, शायद मैं नाम अभी भूल रही हूँ, मैं थोड़ी देर में क्लियर करूंगी। तो ये फिर उसके बाद फिर लगा कि नहीं, हम तो फातिमा शेख की बेटियां हैं और हमको भारत से रिलेट करना पड़ेगा, और वो जो दूरियां हैं, जो सारी चीजें हैं, उन दूरियों को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर भारत की, हिंदुस्तान की अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो ये दूरियां खत्म किए बगैर तो नहीं होगी। तो मैंने पूरा जो है अपना ख्याल, अपना सारा कुछ जो है कम्युनिटी को समझाने में कि हम लोग अलग अलग लोग नहीं हैं, हम लोग एक लोग हैं, और हम अरब की पैदाइश नहीं है, हम भारत की पैदाइश है। तो हमें अपनी जमीन को के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा और अपनी जमीन की हकीकत को समझते हुए जितने भी हमारे मुल्क का जो मतलब वर्ण पे जो पिछाड़ दिया गया, जो वर्ण में बांट कर सबसे नीचे रखा गया जो तबका है SC ST जो है, और उसमें भी दबाया हुआ तबका, उसको हमको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और गले लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस रसूल को मानते हैं, जिस नबी को मानते हैं, उनकी खिलाफत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर तो अफ्रीकन थे, जो नस्ल और जात की ऊंचाई को खत्म किया, जो ब्रेक किया है जहां पे। तो इस तरह से हमने कम्युनिटी को सिखाने का काम शुरू किया, बातचीत धीरे धीरे शुरू की। फिर कैसे विमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, बिना जातियों को, बिना उसको माने हुए, बिना धर्म के अलगाव को देखे हुए, क्योंकि परवरिश तो बिल्कुल सेक्युलर तरीके से हुई थी। और बहुत बचपन में जब मैं 4th क्लास में थी तो मुझसे सरनेम पूछा था हमारे टीचर ने, तो मैंने नाम अपना यही बताया था। बोले पापा का नाम क्या है तुम्हारे, तो उनको बताया था मोहम्मद रफीक है। तो उन्होंने कहा तो तुम मतलब क्या हो, शेख हो, सैयद हो, क्या हो? तो आई वॉज कम बैक और आई एम आस्किंग माई ग्रैंडपा कि दादाजान ये बताइए कि ये सरनेम क्या होता है, हमारा कोई सरनेम क्यों नहीं है? तो दादाजान वो सेइंग कि बेटा नाम का कोई सर नहीं होता, नाम सिर्फ नाम होता है। तो मैंने फिर 2-4 लोगों के नाम बताए, अनु पाठक का दिया और सतविंदर कौर का दिया और सब लोगों का दिया और बताया कि ये लोग इस तरह के हैं। तो उन्होंने कहा बेटे देखो, वो लोगों के पास में जातियों की पहचान होती है कि कौन किस फिरके से ताल्लुक रखता है। हम मुसलमान हैं, हमारा कोई फिरका नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान, और बस उसी को लेके चल दिए।
लेकिन जब 2014-15 में जब पहुंचे तो पता लगा भाई साहब फिरकों की तो बड़ी दादागिरी है। तो फिलहाल उससे लड़ते झगड़ते मतलब इनके समझाते हुए एक इंटेलेक्चुअली उनके साथ बातचीत करते हुए और चीजों को सही में कुरान के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं कि अभी आपने जो है कहा कि मुसलमान में फिरका नहीं होता या जात नहीं होता है ना, लेकिन आपने ये अपना दादाजी ने बताया था। हाँ नहीं अच्छा, नहीं बिल्कुल लेकिन सही आपने जब बहुत सही। परिचय दिया तो आपने कहा कि मैं अपर कास्ट से हूँ, तो ऐसा नहीं तो बताने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं ये इसलिए बताने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि जो भारत की जाति व्यवस्था है, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर, मैंने इसलिए पहले ही कहा है कि मैंने समझाया अपने आप को भी और बाकी सारे अपने मिलने वाले सबको कि हम अरब की पैदाइश नहीं है। हमारा डीएनए हमारी सरजमीन हिंदुस्तान है, ठीक है, तो हम यहाँ के लोग हैं, तो हमें अपनी मूलवासी हैं। सॉरी हाँ ये कह सकते ये जी 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 ये अभी जबान में चढ़ा नहीं है और इस लफ्ज से मैं इंट्रोड्यूस हुई 5 साल पहले। मैं अपनी सारी कमियां बता रही हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड। जब मैं बामसेफ से जुड़ी और वहां के एक प्रोग्राम में मुझे उन्होंने लेक्चर देने बुलाया क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर में मुझे सुना था, तो वहां की जो लीडर है डॉक्टर सरिता कुमार, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपका नंबर चाहिए और मैं आपको अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगी। तो दिल्ली के शायद स्टेट कमेटी में उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बड़ा अच्छा सा टॉपिक था, तो उस पर जब मैंने अपनी बात रखी तो वहां मुझे फिर ये जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया मूल निवासी का, वो मैं इंट्रोड्यूस हुई 2015 में, सॉरी, तो मतलब 7 साल हो गए। जी हाँ, तो फिर बहुजन मूल निवासी ये जो आया तो ये तब आया है। और देखिए ये हकीकत है कि मुस्लिम कम्युनिटी भारत में बहुत ही घेटों में रखी गई है। मैं रखी गई पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ क्योंकि इसके जो लोग भी अगवा बनने की कोशिश किए उन्होंने उनको पूरे देश से, उनकी प्रॉब्लम से, उनकी दिक्कतों से, उनकी जरूरत से हर तरह से काट के रखा। और मैं अपने पेरेंट्स की, अपने दादा जान की, दादी जान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फैमिली, जिसको जो लोग सेकुलर शब्द कहते हैं, मैं तो उसको बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं वो करती, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कि पंथ निरपेक्ष बेसिकली मेरा घराना रहा है। और उसमें कहीं भी मतलब जो लोग मिक्सचर वाली बात करते हैं ना, तो हम उस मिक्सर ब्रांड से आते हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। हम बिल्कुल आते हैं, हम इसको ब्रांड कहते हैं भाई, ये हमारा ब्रांड है। जी हाँ, हमारे पास दूरियां नहीं है, हमारे यहाँ कभी भी बीफ जैसी चीज नहीं बनी क्योंकि हमारी दादी नहीं खाती, तो बनी ही नहीं, मतलब हमने चखा ही नहीं कभी। अभी और बातें कोई ना माने और हमें किसी से सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, बट हमारे सिवाय बकरे के और अब थोड़ा बहुत मुर्गे के कुछ और नहीं बनता है। चलिए तो आप हमने कभी नहीं, रायपुर आएंगे तो आपको हम जो है चिकन भी खिलाएंगे और मटन भी। हाँ मुझे वैसे चिकन अब तो छोड़ चुकी हूँ, अब मैंने चिकन खाती ना मटन खाती। जी हाँ, हाँ वो हेल्थ की वजह से डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो लेकिन हमारा जो घर है तो उसमें ये चीज नहीं रही कभी भी। एक बहुत अच्छे, और आपने चूंकि देखा घर आना हमारे आपके घर के पास ही था, तो हम लोग किस माहौल में पले बढ़े वो आपने देखा हुआ है। तो वो रिजिडनेस, वो कट्टरता तो खैर लफ्ज सही नहीं है, मतलब वो खुदी वाली बात थी, बस हम ही हैं आप कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ था नहीं, परवरिश में भी नहीं था। इस बीच एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप नाटकों में आपने ज्ञान विज्ञान संस्था के साथ में आपने जुड़ करके लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में और विज्ञान के बारे में, भाईचारा के बारे में बताया, और बहुत नुक्कड़ नाटक भी किए। कुछ नुक्कड़ नाटक का मैं भी गवाह रहा हूँ, मैंने भी देखा है। तो बीइंग ए मुस्लिम लेडी, ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम लेडीज को थोड़ा से ज्यादा जो है दबाव है कि वो नहीं जा सकती, इस तरह से नहीं कर सकती। तो आपको कितनी चुनौतियां जो है इस मामले में आपके सामने आई और कैसे आपने ये सब कर लिया? क्योंकि वो मोहल्ला था तो घेटों का एक उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, तो हाँ, लेकिन फादर उस तरह से नहीं, मदर फादर नहीं थे और दादी दादू जान जा चुके थे दुनिया से, तो वो उससे उतना फर्क नहीं पड़ा। ये जरूर हुआ कि चूंकि मेरा पढ़ाने लिखाने का काम था, क्योंकि जस्ट हमारे घर के पीछे, अगर आपको याद होगा, जहां से हमारा ओवरब्रिज फ्लाईओवर बना है,
उसके अच्छा। नीचे का जो इलाका है वो डिप्रेस्ड क्लास का इलाका रहा है। वहां पे दोनों तरह के गरीब रहते हैं, रिक्शे वाले रहते थे, पहले टांगे चलते थे, अब तो नहीं चलते हैं। तो उन बच्चों को हम स्कूल पढ़ाने के दौरान ही पढ़ाया करते थे, यूं ही उनके होमवर्क कर देना ये सारा। तो वहां से शाम को मेरी क्लासेस लगती, तो वो एक सोशलाइजेशन तो हमारा स्कूल एजुकेशन के दौरान से था कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर उनको चीजें बताना जो हमें पता थी वो बताना उनको, और जितने हमारे जो मतलब जो हमारे जो हिस्ट्री के जो सारे हीरोज हुए हैं उसमें हर तरह के सबके उनके बारे में बात करना। और मेरे चूंकि फादर की बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी उर्दू में, उर्दू की किताबों की, और करीब 10 साल की उम्र तक मैंने जो है, उस वक्त हमारे यहाँ हुदा आती थी, एक इस्लामी डाइजेस्ट था, लेकिन उसमें मतलब क्या कहना है, उस तरह से रिलीजियस नहीं हुआ करता था जब मैंने पढ़ा था, उसको पढ़ना शुरू किया। तो 10 साल की उम्र तक मैंने, मेरे ख्याल से लगभग 61, 62, 60 से शुरू हो गए, 60, 70 के दशक से वो किताब, और मैंने अपनी 10 साल की उम्र तक वो पिछली 20-30 सालों की किताबें पूरी पढ़ ली थी, क्योंकि उर्दू पढ़ना मैंने नया नया सीखा था। तो एक तो बच्चों की आदत होती है, तो पापा की लाइब्रेरी थी तो अब्बा जी की लाइब्रेरी से किताबें निकाल के जब फ्री हैं तो बैठ के उसको पढ़ते रहते, तो वो सारा बेस हो गया दिमाग में। तो वो वाली बात ही नहीं आ पाई। तो वो जब हम बच्चों को पढ़ाते थे या बताते थे तो उसमें एक था, फिर उस वक्त भारत ज्ञान विज्ञान समिति का पहला जत्था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जब वो बिलासपुर से होके गुजर रहा था, और उस वक्त हम बिलासपुर में उर्दू बढ़ाने को लेकर कि उर्दू, मुझे मतलब तब तक मेरे दिमाग में था ही नहीं कि उर्दू मुसलमानों की जबान बना दी गई। मुझे लगा ये बहुत अच्छी जबान है, इसको सब लोगों को सीखना चाहिए। तो कमिश्नर हर्षमंदर हुआ करते थे उस वक्त बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के, जी हाँ, तो हमने उनको भी उर्दू पढ़ाई है। मतलब मक्की साहब ने शुरू किया और वो पूरा ग्रुप था हम लोगों का, और उस वक्त हम लोगों ने एक नींव डाली कि जो भी कलेक्टर और कमिश्नर आएंगे बिलासपुर जिले में, उनको अदीब के एग्जाम हम दिलवाएंगे, क्योंकि उनकी जबान, उनको सब लोगों से होना, अंग्रेजी उनकी अच्छी होती है, तो क्यों ना उर्दू के लिए भी उनके साथ बात की जाए। तो उस वक्त कलेक्टर सुरेश थे, उन्होंने भी पढ़ा, और कलेक्टर रानी हमारे हुए, उन्होंने भी पढ़ा, और कमिश्नर, क्योंकि हर्षमंदर साहब के बाद फिर कोई और शायद कमिश्नर नहीं रहे, शायद उसके बाद एक कोई आए थे, उसके बाद तो कमिश्नरी बंद ही हो गई। तो हर्षमंदर साहब ने पढ़ी, जी हाँ जी हाँ, तो फिर वो पढ़ी। तो ये एक था कि उस वक्त जो भी IAS IPS होंगे, और इनको पढ़ाने से ये होगा, मतलब उर्दू से अगर ये जुड़ेंगे तो आम लोग भी अपनी बॉर्डर पार करके किसी धर्म का, किसी उसका, उर्दू के साथ जुड़ेंगे और लैंग्वेज को एक फरोग मिलेगा। ये और बात है, तो पूरी पॉलिटिक्स हुई और वो उर्दू स्कूल भी बंद हो गया। तो हम इस उसमें थे, तो मुझे इस मामले में आने में बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, मतलब घर से। हाँ, ये जरूर था कि मगरिब से पहले, सूरज ढलने से पहले आप घर आ जाइए, और वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ मेरे लिए नहीं था, मेरे भाई के लिए भी था। तो भाई भी मगरिब से पहले घर आ जाए, और जुलेखा भी जो बड़ी है उससे वो भी घर आ जाएगी। तो ये बराबरी का माहौल था घर में, कि आप, ऐसा नहीं है कि भाई रात को 10 बजे चला आ रहा है कहीं से मुंह उठा के, और लड़की जो है सुबह सीधे सीधे स्कूल से घर आ रही है, ऐसा नहीं। मैं हॉकी की प्लेयर रही हूँ, अब स्कूल की कैप्टन थी, रेलवे स्कूल मिडिल तक में मैं हॉकी की प्लेयर रही हूँ जी। इंटर स्टेट, बेसिकली जब स्टेट की टीम बननी थी तो सागर में कंपटीशन होना था, और उस वक्त जाने के लिए मुझे मना हुआ था, इसलिए कि पापा को लगता था मैं बहुत छोटी हूँ, और 8वीं क्लास में थी, 8वीं नहीं 9वीं क्लास में थी, तो उनका ये था बहुत छोटी हूँ, अकेले कैसे रहता है, जो भी उनका एक वो था, उन्होंने उस वक्त मना किया। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, पता है क्या कह के मना किया गया था? मुझे ये कह के बनाया गया था, देखो तुम वहां जाओगे तो, लेकिन ये बताओ बाहर नहा पाओगे तुम तालाब में? अगर आपको याद हो, अपने लाइन के इधर पे एक तालाब हुआ करता था, ओके, तो उन्होंने कहा ऐसी तालाब में नहा सकती हूँ। सॉरी, आपकी आवाज कट गई। मैं बोला कभी कभी हम लोग नहाते थे उसमें, पहले जो है साफ था पानी, हम तो उसके किनारे भी नहीं जा पाए। हाँ, अलबत्ता मछली मारने के लिए कई बार लड़कों के साथ बैठ जाते थे, मछली को मारी उसने। ये और बात है, घर तो लाए नहीं कभी, क्योंकि पिटाई पड़ती, तो मछली मारने के लिए लड़कों से जी। बात तो पापा ने कहा, हाँ, बात को तो बहुत खराब हो गया था वो, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो बड़ा, हमको लगता था ये नदी है, कितना बड़ा था वो।
हम लोग छोटे थे तो वो बड़ा था, जब हम बड़े हुए तो वो छोटा हो गया। बिल्कुल तो सही, फिर हाँ। ये था मसला। और ये कहा था, दूसरा ये कहा था कि टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लोटा लेके, बाल्टी लेके। तो हमें लगा ये कैसे होगा, हम्म और लगा कि नहीं नहीं जाना है, तो खुद ही मना कर दिया। उसका मलाल आज तक है। हम्म। क्योंकि और हाँ, उसका मलाल आज तक है। तो या फिर ये भी लगता है कई बार कि अगर हम वहां चले जाते तो शायद इस फील्ड में नहीं होते। तो जो भी अच्छा, हुआ आपकी अच्छा हुआ। आपकी छोटी बहन है एक कनीज, जी, वो क्या कर रहे हैं? वो तो लेक्चरर है संस्कृत की और हिंदी की। वाह वाह उसने वाह, एमफिल बहुत किया हुआ है। जी हाँ, बाकायदा जी। पंडित है भाई वो तो, उसको श्लोक और मतलब सारा कुछ। सारे सारे याद हो जाहिर गए। उसने किया है, एमफिल किया है संस्कृत में, तो जाहिर है कि उसका एक अपना हो। हिंदी साहित्य में उसने पीजी किया, बहुत फिर बढ़िया। संस्कृत में उसने किया, फिर उसने बीएड किया। मेरे ख्याल से एमएड हम्म, भी उसका हो चुका है। और अब अच्छा, तो वो लेक्चरर हो गई है, शायद कुछ वक्त में प्रिंसिपल हो जाएगी, और फिर उसकी कोशिश है कि पीएचडी हो जाए तो उसका प्रोफेसर हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया, है बहुत। उसका। जी हाँ। तो तो इस तरह से हमारे घर में मना ही नहीं थी, लैंग्वेज को लेकर तो बिल्कुल नहीं। और वहाँ इलाके के और शहर के भी मतलब काफी सारे बच्चे उसके पास पढ़ने आते हैं। वो सेंट जेवियर में है मेरे ख्याल से, सेंट फ्रांसिस या सेंट जेवियर में है, अच्छा अच्छा। लेक्चरर है जी। और ये जी, बताइए, ये जो आपने जो फॉर्म किया है, ये जो संस्था आपने फातिमा शेख जी और सावित्री फुले के ऊपर, तो जी। ये संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको शुरू करने का क्या मकसद था, और अभी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? जी, दरअसल इसको शुरू करने के पीछे मुझे ये था कि जब मुझे रजनी जी ने बताया, क्योंकि सावित्रीबाई फुले की कविताएं उस समय, मुझे अवार्ड भी मिल चुका है, सावित्रीबाई फुले अवार्ड, शायद जी, 2015 में। हाँ, बहुत बढ़िया। और आरडीएमए ने दिया। हाँ हाँ हाँ। तो उनके ही तरफ से मिला था मुझे। और उसको देने के लिए आए थे डॉक्टर भागीरथ प्रसाद, जो कमिश्नर भोपाल हुआ करते थे उस वक्त, जब हम हम्म भोपाल में पढ़ रहे थे और एक्टिविज्म भी कर रहे थे, खासकर ट्रेड यूनियन के लोगों की। आंगनबाड़ी वर्कर्स की हालत बहुत खराब थी, तो हम अमूमन मांगों को लेकर घेर लिया करते थे, और 400-500 तो आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर हुआ करती थी। तो उन्होंने हम्म उस मीटिंग में ये बात बताई, जो दिल्ली के आंध्रा भवन में ये कॉन्फ्रेंस जब हुआ, जब अवार्ड कॉन्फ्रेंस हुआ हमारा, तो हम्म तब फिर मुझे याद आया कि अच्छा, ये कारनामे भी हमने किए थे। तो ये भी हुआ था। तो फिर रजनी जी के साथ रहने से ये हुआ कि सावित्रीबाई पर उन्होंने मुझे मुझे उन्होंने भी बहुत पढ़ाया है। जैसे लाखन सिंह जी ने मुझे पढ़ाया और असगर अली जी ने मुझे पढ़ाया, वैसे ही रजनी जी ने भी मुझे बहुत पढ़ाया। पढ़ाया इन द सेंस कि उन्होंने मुझे किताबें दी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस्लामिक उन फीमेल हीरोज को निकालो तुम। उन्होंने एक ट्रेनिंग मतलब मॉड्यूल तैयार किया, और उस पर एक बाकायदा बुक वो तैयार कर रही थी। कई हम्म सारी चीजों में उलझ गई, और बहुत ही अचानक उनकी डेथ भी हुई। वो तैयार तो हो नहीं पाई किताब, पता नहीं उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है। तो उन्होंने हम्म मुझे बाकायदा 3 गांधी भवन में कमरा लेके रखा, और हम्म मुझसे लिखवाया कि कौन कौन हम्म विमेन हीरोज हुई हैं मुस्लिम्स में, हम्म जिन्होंने हम्म रिफॉर्म के लिए काम किया पूरे इतिहास में, इन 1500 सालों के इतिहास में। तो वो करीब 8-10 लोगों की हिस्ट्री मैंने वो करके उस पर की। फिर उसी दौरान जब पढ़ा मैंने, जब सावित्री जी को पढ़ने लगी, फिर मैंने अपना इनको पढ़ा, आपका गेल अम्बेडकर। हम्म। तो फिर उसमें से निकला कि फातिमा शेख हुआ करती थी। सब लोग कह रहे थे बहन है बहन है, तो मैंने कहा पता किया जाए। तो मैं 2017 से कहा जाए कि पुणे में गई, और फिर उसके बाद में ढूंढना शुरू किया उनको। जहां तक फुलेवाड़ा से ही शुरू करना पड़ा, क्योंकि वही रिकॉर्ड में है। हम्म। और वहां पहुंचे जहां की अमूमन होता है कि जिस तरह से साइडलाइन किया गया। मतलब देखिए, ज्योतिबा फुले को जाना गेल अम्बेडकर की वजह से इस देश ने क्या, दुनिया ने। हम्म वो अमेरिकन 21 साल की 20-21 साल की लड़की जब आई भारत में, तो अमेरिकन है ना गेल अम्बेडकर। तो हम्म वो जब आई तो अमेरिकन मिशनरी की तरफ से आई, और पुणे में 2 वो था। एक तो अगर आप अहमदनगर जाएंगे तो वहां पे ब्रिटिश कॉलोनियल का भी है चीजें, और अमेरिकन उसका भी है। तो वो 2 एक मतलब मिशनरी के काफी वहां स्कूल थे, जिससे डिग्री ली थी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख दोनों ने। और उस वक्त की वो एमएड की डिग्री थी, आज के एमएड की।
तो ये सर्टिफाइड टीचर थी दोनों। तो फुलेबाड़ा से चीजें जब निकली और गेलमवेट को पढ़ा वहां पे बैठ के, और फिर काफी सारे लोगों से फिर मिलने की इश्तियाक हुआ, मतलब इच्छा हुई मेरी कि जो लोग पुराने हैं उनसे बात करूं। तो बहुत सारे लोग मिले, मतलब करीब मेरी लिस्ट पहुंच गई अभी तक 147 लोगों की। और मैं एक किताब तैयार कर रही हूँ इन दोनों के रिश्ते पर, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले के रिश्ते पर, कि कैसे ये दोनों ने किस तरह से काम किया और कैसे चीजें झेली। और एक रिसर्च बुक, और इसको रिसर्च बुक मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरी राइटिंग नहीं है, सिर्फ मेरी रिसर्च है, और उन लोगों की जबानी जो ये पूरा इतिहास मुझे मिल रहा है। तो 147 लोगों की लिस्ट तो मेरे पास है कि उसमें रिक्शे चलाने वाले भी हैं, ऑटो चलाने वाले भी, फुटपाथ में बैठ के कविता लिखने वाले एक भिखारी भी हैं, और बड़े वहां के रिफॉर्मर बाबा अढ़ाव भी हैं, कई प्रोफेसर्स हैं उसमें, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उसमें। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो चलते फिरते मुझे कहीं किसी परचून की दुकान में मिल गए, तो किसी चाय पीने की दुकान में मिल गए, मैं कहीं गई और बात कर रही हूँ तो उन्होंने पूछा तो यहाँ की नहीं लगती, कहाँ की है? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, तो ये है क्या है? तो फिर वो अपनी कुछ कहानियां बता रहे हैं सब। तो जो कहानियां आई ना निकल के, उस कहानियों को जब मैंने इतिहास में ढूंढने की कोशिश की, तो वो एक बड़ी साजिश और डिस्क्रिमिनेशन का मुझे जो पता लगा है, उसको तो मैं यहाँ भी नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारी की बात है और वो प्रूफ है मेरे पास। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई नया बखेड़ा अभी खड़ा हो, क्योंकि अभी एकजुटता की जरूरत है हमारे मुल्क को, है ना। हमको साथ होना है, एक होना, और एक होके जो अनडेमोक्रेटिक ताकतें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को खत्म करना चाह रही हैं, हमें उनसे लड़ना है, और लड़ने क्या, भिड़ना है बाकायदा। और कल जो है 2 साल उमर खालिद को, ठीक है, और कोई आरोप उस पर नहीं है, लेकिन उसमें सेडिशन लगा है और उसके लिए तो जमानत मिल नहीं सकती है। तो एक बहुत अलग तरह की बातें हैं। और जिस तरह से आज जब इस 15 अगस्त में ही जो है हमको जो देखना पड़ा 2022 में, इस बिल्कुल वैज्ञानिक सदी में, कि जो है ब्रूटल मर्डरिस्ट और ब्रूटल रेपिस्टों को आजादी के दिन छोड़ दिया गया, उसी तरह से जिस तरह से 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद डाली गई, उसी तरह से 15 अगस्त 2022 में उन ब्रूटल रेपिस्ट मर्डरिस्टों को छोड़ा गया। ये निशानियां हैं इस बात की कि ये कैसे संविधान को खत्म कर रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अभी जरूरी है इन चीजों पर, तो मैं उस पर ज्यादा रोशनी नहीं डालूंगी। लेकिन हाँ, मुझे ये लगा कि ये जो हस्ती है, और पता है एक चीज और, ये जो मैंने जो बात कही ना कि कैसे हम एक हैं, और मैंने उसको कुरान से चीजें निकाल के अपनी कम्युनिटी को समझाने की कोशिश की। तो जो भारत का जो ओबीसी तबका है, जो एक लड़ाई लड़ रहा है अपने वजूद की, पसमानदा समाज, वो कैसे एक फिक्शन की तरह से पेश करने की कोशिश कर रहा है कि फातिमा शेख, उस्मान शेख जैसी कोई हस्ती नहीं थी, ये कुछ लोगों के दिमाग की उपज है, ये एक फिक्शन है, वो कोशिश कर रहा है इसको खत्म करने की। तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है। हालांकि मुझे लगता है कि वो भी शायद हुए होंगे, तो फातिमा शेख और उस्मान शेख, अब वो हस्बैंड वाइफ हैं या भाई बहन है, इस पर मेरी एक अपनी रिसर्च है, उसको मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगी। लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि हम कैसे इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं अगर वो हमारे काम के आड़े आता है। जो हिस्टोरियन हस्तियां हैं उनको हम कैसे अपने सामने से हटा देते हैं कि वो हमारे किसी हीरो को आगे न पकड़ दे, पीछे ना कर दे। क्योंकि जो डर मुझे पुणे में कुछ बड़े लोगों में, जिन्होंने बहुत किताबें लिखी, बाबा फुले पर बहुत लिखी हैं, सावित्रीबाई को उनका बाकायदा प्रकाशन है उनके अपने, तो उनका जो डर था कि अगर हम फातिमा शेख और उस्मान शेख पे बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की रोशनी कम हो जाए। मैं बस शॉर्ट में यही कहूंगी कि बेवकूफाना, बचकाना ही नहीं, बेवकूफाना हरकत है कि वो ऐसा नहीं सकता। ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। जी बिल्कुल सही कहा संजीव आपने, ये सोच गलत ही नहीं, आपराधिक तौर पे गलत है कि आप कम करके अपने हीरो को आंक रहे हो कि तुम चाहोगे तो उनको रोशनी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। इतिहास दबाया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता। तो ये सब है ना, ये सारे कारण थे। तब मुझे लगा कि एक इंस्टीट्यूट, एक ये नाम को आम फहम किया जाए
और फिर इसको, और मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करती कि मेरा काम सारा इतना होगा कि मैं पूरा सब कुछ खत्म कर जाऊंगी। मेरी मंशा सिर्फ यही है कि ये दोनों नाम एक साथ हो और आने वाली पीढ़ी फिर और रिसर्च करे, जो हमारे भारत की सरजमीन पर है और जो यहाँ से बाहर है, ये रिसर्च करें, आगे आए हैं, और आने वाली पीढ़ी को मैं ये दस्तावेज लेके जाना चाहती हूँ कि वो इस रिश्ते की मजबूती पर काम करें कि भाई हमारी हिस्ट्री ये है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो पहले खिलाफत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने काबा की छत पे खड़े होकर अजान दी जिस पे कोई नहीं चढ़ सकता, और उसका हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तो वो तो अरब की बात हुई। भारत में भी हमारी हिस्ट्री हमेशा से सॉलिडारिटी की रही है। आप जो मजारे, मतलब महाराष्ट्र तो सूफीज्म का बहुत बड़ा गढ़ है। मैंने जो पूरा महाराष्ट्र आधा जो देखा, पुणे जाने के बाद बहुत सी चीजें, मैं अहमदनगर गई, सांगली गई, बहुत सारी हिराज गई, बहुत सारी जगह गई, और मैंने देखा कि वहां पर जो बात है वो मुझे बाकी इधर यूपी और मध्य प्रदेश वगैरह में नहीं मिली। उस तरह की बात आम लोगों के बीच में जो मोहब्बत है, जो चीजों को लेकर यकीन है, जो एक बहुत बड़ा उसमें है। ठीक है, पोल्यूशन पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी उसमें। परेशानी आ सकती है, आ रही है, कोई बात नहीं, बट ऐसे ये मुल्क खत्म नहीं किया जा सकता। तो यही वजह थी कि मैं उस सॉलिडारिटी की हिस्ट्री को बाहर लाने की कोशिश करूं, ताकि आने वाली पीढ़ी 50, 60, 70 सालों में एक वो दस्तावेज तैयार कर सके कि हम बता पाए कि आप किसी को बाईपास करके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हीरो को, एक तो पहली बात, हीरोज किसी एक के नहीं होते, एक इसलिए उसको मानते हैं कि वो उससे ताकत वसूल करते हैं, मतलब उससे ताकत मिलती है। हमें सावित्रीबाई से ताकत मिलती है, यस, हमें डॉक्टर अम्बेडकर से ताकत मिलती है। अगर वो यहाँ इतना एहसान तो मानू नहीं गांधी जी का, चाहे जो भी हो, वो अड़ गए थे कि अम्बेडकर को होना चाहिए संविधान मतलब सभा में। उन्हें कांग्रेस ने तो कह दिया था खिड़की दरवाजे तक बंद कर देंगे, लेकिन जब पटेल भी उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि जब मतलब नहीं, अगर अम्बेडकर नहीं है तो मैं ऐसे उसको नहीं मानूंगा, इसमें स्वराज कितनी जगह है वो एक अलग मसला है। लेकिन फिर उसके बाद में जब उनकी खिड़की दरवाजे कांग्रेस ने बंद कर दिया, उस वक्त की कांग्रेस ने, तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ पहुंचे और कैसे पहुंचे, ये हिस्ट्री भी सबको नहीं पता है। मुस्लिम लीग से वही थोड़ी सी मेरी हमदर्दी होती है बस, जो अभी जो हिस्सा अभी पाकिस्तान में है बंगाल का, वहां पे जिन्होंने अपनी सीट खाली की वो मुस्लिम लीग में उस वक्त थे। वहां पे जब वो देश पाकिस्तान को मुसलमान बनाने की कोशिश की गई, जब वो हुआ जिन्ना के मरने के बाद, तो उनका नाम मैं भूल रही हूँ अभी, कुछ अपने वो बाप है क्या, कुछ तो भी नाम था उनका, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की। और वहां से फिर डॉक्टर अम्बेडकर, मंडल साहब, जी 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 जी, मंडल साहब, तो पूरा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर वो पहुंचे और फिर जो निकल के आया, ऐसा फख्र तो कर सकते हैं ना हमारे। अब हम ये कहें, जैसे पिछले दिनों एक बड़े मंच पर मुझे किसी ने पूछ लिया कि आप ये बताइए कि मतलब डॉक्टर अम्बेडकर और मार्क्स में आप किसको सही मानती? मैं वो जवाब आपको बताना चाहूंगी संजीव, कि मेरा ये कहना था कि उन दोनों की तुलना करने की बेवकूफी आप दिमाग में आई कैसे? पहली बात तो ये, दोनों एक अलग अलग सरजमीन के लोग थे और दोनों ने अपने यहाँ डिप्रेस क्लास की प्रॉब्लम को हाईलाइट न सिर्फ किया बल्कि अपनी जिंदगी उस पर दी। हम ये नहीं कर सकते, ये या हो गई नहीं, दोनों होंगे हमारे। तो ये जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो चीजों, मतलब अगर हमारी तरफ का इंटेलेक्चुअल तबका है तो अपने आप को हीरो बनाएगा, दूसरी तरफ का इंटेलेक्चुअल तबका है जो पुणे में मुझे देखने को मिला, वो जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हें इंसान रहने दें, उनकी बताई बातों पर अमल करें, हम आगे बढ़े, अपने मुल्क के नेचर को बचाएं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी है हम उसको लेने की कोशिश में जद्दोजहद करें, ना कि हम आपको किसी को ऊंचा और किसी को नीचा करें। तो ये अलग बहस में जो इंटरनेशनल चैप्टर बन हमको जो फंसाया जा रहा है हमारे नौजवानों को, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको देने की कोई सारी जरूरतें थी। तो मुझे लगा कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का नाम न सिर्फ साथ आना चाहिए, बल्कि तो क्या वजह थी, कहाँ गायब हो गई और कैसे हो गई,
क्योंकि देखिए सादुल्ले जी का सारा इतिहास और हिस्ट्री और उनका वर्क सब राइटिंग में, और मैं फिर कहूंगी ड्यू टू बेलाम जिक्र वहां आया तब पुणे के कुछ लोगों ने, जो मठाधीश हर जगह होते हैं वहां भी हैं, तो उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने भी, ऐसा नहीं है कि उनको पका पकाया मिला, उन्होंने मेहनत की और मेहनत करके अच्छी किताबें भी लिखी हैं। मेरी तो 2-3 दोस्त हैं वहां पर, मैं समीना मेनन का नाम जरूर लेना चाहूंगी यहाँ पे, उसको मराठी आती भी है, पढ़ना लिखना सब आता है, वो वहीं की पैदाइश है। तो उसकी मदद से हम कई इंस्टीट्यूशंस पे बैठे जाके, वहां लाइब्रेरियां खंगाली, और बहुत हमने उस बच्ची ने मुझे बहुत मदद की। ऐसे बहुत से दोस्त भी मिले वहां पे, तो लगा कि मेहनत तो की है लोगों ने, लेकिन मेरा कहना है कि अपनी आइडियोलॉजी को कभी संकुचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां हम सिकुड़े ना, हम अमीबा नहीं है, हम मनुष्य हैं। अमीबा सिकुड़ेगा तो टुकड़ों में बस जिंदा ही रहेगा, मनुष्य सिकुड़ेगा तो गंदा पानी रहेगा, बदबूदार होगा, अंततः सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ब्रॉड होना पड़ेगा, और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें यही सिखाया है। तो फिर इसी स्ट्रगल था कि मुझे लगा कि ये दोनों नाम आना चाहिए। हाँ, ये तो आपने ठीक बताया, पर मैं चाह रहा था कि जो एक्टिविटी है वो किन उद्देश्यों से बनाई गई और क्या क्या एक्टिविटीज होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। उसमें उसके तहत हमारी एक्टिविटी बेसिकली ट्रेनिंग है, काउंसलिंग और ट्रेनिंग। और वो इसलिए कि देखिए पढ़ना लिखना सबको आ गया है और लोग भी रहे हैं। एंड्रॉइड फोन आने से लोग गूगल से भी खूब पढ़े, और गूगल से जितना कचरा मिल रहा है वो भी हम आप सब जानते हैं। लेकिन सब लोग, तो पहली बात तो ये है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पे कैसे हम ला पाए, मतलब हम सारे लोग, किस जात धर्म के हैं, डिजाइन, हम भारत के नाम, तो हमारा संविधान क्या कहता है, हम हमेशा देश से ले क्यों ले ही रहे हैं ना, डेमोक्रेसी में क्या देना पड़ेगी तो सीखना पड़ेगा। हमको डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष याद है, हम याद करते हैं, हम रोते हैं सब लोग, लेकिन उन्होंने क्यों किया ये संघर्ष, इस पर हम क्यों उन्होंने ये लिख दिया लास्ट में एकदम परेशान होकर कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो ये एक अलग कहानी है। वो क्यों कह रहे हैं कि मैं बहुत मुश्किलों से, कष्ट सहकर, परेशानियों से इस कारवा को यहां तक लाया हूं। हो सकता है आपको बहुत दमन का सामना करना पड़े, आप जिंदा रहने लायक स्थिति आप ना बने, कोई बात, घबराना नहीं, इसका वही छोड़ दें, पीछे जाए। टिल टुडे हमारा ये जो कारवां है, जो हमारा संविधान है, ये पीछे कैसे ले जाया जा रहा है, मुझे लगता है हम सब समझदार नागरिक समझ रहे हैं। तो वो अवेयरनेस, सिर्फ ये राइट नहीं कि पढ़ने का राइट है और खाने का राइट है और इसका राइट है, ऐसे सिविलियन क्या राइट है, ऐसे नागरिक हमारी जिम्मेदारियां हैं, ये भी लोगों को बताया जाना। तो ये काम वही संस्थान करेगा जिसने पहली बार शिक्षा की बात की औरतों की, जिसने ज्योतिबा फुले ने पहली बार पढ़ाने की बात की सबको, ठीक है। और फिर मुस्लिम कम्युनिटी भी पढ़ेगी, ये कि फातिमा शेख, उस्मान शेख, ये दोनों आए, क्योंकि आप खुद सोचिए संजीव, ये कितनी बड़ी बात है, सामाजिक का आज की तारीख में बात, कोई शहर में उसको कौन देगा जगह, बताओ मुझे, ये सवाल है मेरा जनता से भी आपसे भी, ठीक है। तो अगर उस्मान शेख ने, और वो लिखा है, उनको अगर उन्होंने अपने घर में दिया, अपने घर में उस कपल को जिसको उनके पिताजी ने भी निकाल दिया, क्योंकि उस वक्त के ब्राह्मणों ने कहा कि फिर हम तुम्हारा जो है काम, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर थे, फूलों का काम तो था ही उनका, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी थे। पुणे में कई जो फादर ज्योतिबा फुले के फादर के बने हुए हैं, ठीक है, तो वो अच्छे पैसे वाले भी, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि गरीब घर से उठ के आए। उस बंदे को अपने घर में पनाह देना, न पनाह देना, बल्कि उसके ड्रीम को पूरा करने में उसको अपने एक हिस्से में देना, मतलब ये तो हिस्ट्री में लिखा है ना कि पहला स्कूल वहां पे जहाँ पे खुला है, इन्होंने अपने घर में पनाह, इसको तो कोई नकार नहीं पाया, चाहके भी नहीं नकार पाए, तो फिर वो जगह, वो जमीन कहाँ है, ये भी तो मामला है ना।
हमारी जिम्मेदारी है कि जिस अलग को जगाया वहां से भोलेबाड़ा से शुरू होकर जब वो भिड़ेवाड़ा पहुंची है तो वहां उनको कितनी जिल्लतों का, कितने अपमान का, कितने टॉर्चर का सामना करना पड़ा। ये भी आपने सबसे देखा है कि भाई साड़ी आती थी वहां जाके बदलती थी। ये चीज आई फातिमा शेख के उनके साथ आने पे ये चीजें बंद। तो अब हमें ये बताइए क्या फातिमा शेख के भाई हैं या पति हैं जो भी है उस्मान शेख, ये दोनों हस्तियां पुणे में, वो पूरा मोमिनपुरा कहलाता था पुणे में उस वक्त जब ज्योतिबा फुले रह रहे थे, जो आज फुलेबाड़ है आपका। कहाँ गया मोमिनपुरा? ये सवाल है। तो वही अलग हम जगह की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन दोनों ने जी। मैंने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन सब पे बहुत रिसर्च की अभी जरूरत है और लगातार जो है लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। और सबसे जो बात ये है कि आज का जो समय है वो समय ऐसा ही है कि हमको ये सारे जो इस तरह के जो हमारे आइकॉन हैं जो कि मिलकर के उन्होंने अपना एक इतिहास रचा और लोगों के लिए काम किया, चाहे उस्मान शेख की बात हो, महात्मा फुले की बात हो, फातिमा शेख की बात हो और सावित्रीबाई फुले की बात हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बाबा साहब के साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिलकर के काम किए हैं। इन सारे लोगों को, इन आइकॉन को सामने लाना पड़ेगा और एक महत्वपूर्ण काम जो है निश्चित रूप से आप कर रहे हैं। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारा जी आवाज असल में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है आवाज में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ब्रेक हो रही है। अच्छा ब्रेक हो रही ना, वैसे मुझे भी ब्रेक हो रही सुनाई पड़ रहा है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि मैं अगर ये पूछूं कि अभी नया क्या आपके तरफ से देखने सुनने के लिए मिलेगा, क्या लिख रहे हैं आप, क्या पढ़ रही हैं, क्या नया प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रही हैं, बारे में बताइए। मैं तो अभी इसी किताब पर लगी हुई हूँ। अच्छा। मैं इस किताब पर लगी हुई हूँ। ये 3 साल कम वक्त जो हमारे बीच आए तो इसने बड़ी दूरियां पैदा कर दी और मैं पुणे नहीं जा पाई। मैं 31 जनवरी को पुणे से लौटी हूँ 2021 में, और सॉरी 2020 में, और अभी तक नहीं जा पाई। जी हाँ। और इस बीच काफी सारी चीजें हुई। मेरा बहुत सारा रिसर्च का वर्क, मेरे ऑडियो वीडियो विजुअल्स वो मिस हुए, वो बड़ा हुआ। मेरी कई डायरियां जो है मिस हुई, तो वो एक बड़ा सेटबैक है। तो धीरे धीरे चीजों को याद करके हाँ ये बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ दुनिया से जाने से पहले वो जैसे भी हो चीजें सामने आए। और इसलिए मैंने कहा नई पीढ़ी के लिए बड़ा काम हम छोड़ के जाएंगे कि जो इस पर रिसर्च करे, जो इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि हर कुछ हर कोई नहीं कर सकता। और जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कहीं खत्म नहीं होती, उसमें हमेशा ही रिसर्च की जरूरत रहती है। क्योंकि हर देखिए चश्मा तो सबके पास होता है, सबके पास होता है अपना, वो लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है। तो वो चश्मा कई बार सही होता है और थोड़ा बहुत उसमें कमी होती है जो जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे पूरा करते हैं। और कुछ तो बिल्कुल इतना फैब्रिकेटेड होता है कि वो खुद ही, वो लोग भी जो बनाते हैं वो भी हंसते होंगे बैठ के कि हमने कितना फैब्रिकेटेड हिस्ट्री बना दी है। वो हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो टिल टुडे उसी सॉलिडारिटी को कायम रखने के लिए और जिंदा करने के लिए फिलहाल मैं काम कर रही हूँ। और अभी बहुत सारी चीजें तो चल रही हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि उसमें और लोग जुड़े हैं, तो उनकी भी परमिशन जरूरी होगी। और अभी वो खुद चाहते हैं कि डिस्क्लोज ना हो, तो मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकती। लेकिन बहुत सी उस कम्युनिटी के साथ मैं भारत की जुड़ी हुई हूँ और एक अच्छा काम उनके साथ करने में, मतलब मैं मददगार तो नहीं हो रही बल्कि वो मुझे सिखाने में मदद कर रहे हैं, जिन्हें डिप्रेस क्लास ने भी अपने आप से अछूत बना दिया। मैं उनके बीच में अभी फिलहाल उनके साथ मिलके उनको जानना, समझना, उनके बीच में जो चीजें जो मेरे पास है, जो उनको लगता है, तो मैं उनको देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि नया कैडर तैयार हो और सब मिलके। क्योंकि जो मठाधीश हैं वो तो साथ कभी नहीं आएंगे और उन्हें आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी वो आए हैं वो उन्होंने बदला, मतलब क्या कहना, मिलावट की और नुकसान ही पहुंचाया। तो नई पीढ़ी से हमें उम्मीद है और नई पीढ़ी को हम दे जाएंगे तो वो तो चलेगी। बिल्कुल नई पीढ़ी से है और हमारा जो टारगेट है वो नई पीढ़ी होना भी चाहिए। मैं भी, मेरा भी जो काम है, मैं भी यही प्रयास
किया है और कोशिश करता हूं कि जो नई पौध है हम उसके तरफ जाएं, क्योंकि वो नई चीजें समझने की क्षमता उनके अंदर है। जो पुराने लोग हैं जो पहले से अपने मन का जो फ्रेम है बना चुके हैं, तो उस फ्रेम को बदलने में शायद थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन नए लोगों मुश्किल है, उनको नहीं बदल सकते हैं। मैंने तो कोशिश की, मैं नहीं हूँ शुरू से, मैंने कोशिश की। मैं बेसिकली डाइट के अफसरों को ट्रेनिंग करती थी साक्षरता मिशन में जब मैं थी, तो उनको ट्रेनिंग करती थी, कलेक्टर कमिश्नर को, पुलिस डिपार्टमेंट को, वो फिर उसके बाद दिल्ली महिला आयोग में मैं काउंसलर रही, तो वहां मैंने जेंडर जस्टिस का हाल देखा। तो जो एक बन गया है, बन उस गया बने है, हुए फ्रेम को कर सकते, बेहतर हो कि आप नई जी पीढ़ी को चीजें पहुंचाएं, क्योंकि अभी जो उनके पास इतिहास आ रहा है, अभी जो उनके पास जानकारियां आ रही हैं, वो उस हिंदुस्तान की या उस इंडिया की नहीं है जो डॉक्टर अम्बेडकर का था, जो उस्मान शेख फातिमा शेख का था, ज्योतिबा फुले का था, वो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का था, है ना। वो नहीं उन तक पहुंच पा रहा है। तो हम जो है कि बेहतर हो कि हम अपनी उस जमीन को मजबूत करें, ताकि जी ये नई फसल आएगी, वो भूख भी मिटाएगी, पेट की भी और दिमाग की भी और समाज की। जी। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत डिटेल में सारी बातों को रखा, और आपने एक बहुमूल्य समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसके लिए जुलेखा जी बहुत आपका शुक्रिया दिल से आपका आभार मैं व्यक्त करता हूं। और नहीं, फिर मैं आपकी शुक्रगुजार हूं और आपके चैनल की शुक्रगुजार हूं कि आपने उन बातों को पूछा जो नहीं पूछता कोई। तो ये आपके इंटरेस्ट पर भी वही है कि हम दोनों का इंटरेस्ट सेम है। हम टीम है नई पीढ़ी को, हम अपनी डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चों को कुछ दे के जाना चाहते हैं और जी। भविष्य में भी हम इसलिए कुछ मुद्दों पर कभी बातचीत करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमेशा, जब आप चाहें, मैं जब आप उन चाहें तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ, उन तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस समय वीडियो देख रहे हैं। और बस यही मैं जो हमेशा कहता हूँ कि अगली बार हम अगले इतवार को फिर एक खास पर्सनैलिटी को लेकर के आपके सामने, फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जुलेखा जी आपको भी नमस्कार। आप सबको, सारे दर्शक को, आपको सबको नमस्कार, सबको जी शुभकामनाएं, खुश रहें, सेहतमंद रहें और समाज के लिए आगे बढ़ते बिल्कुल हैं। काम करते रहें आज के लिए। ओके।